नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जो देखेंगे कक्षा 10वीं का द्विघात समीकरण को, और द्विघात समीकरण का आज जो हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का परिचय। इसके बाद मैं पार्ट वाइज लाऊंगा, जिसमें जो सोल्यूशन होंगे, जो भी सूत्र होंगे, जो भी फार्मूला होंगे, मैं उन्हें भी लाऊंगा। तो आज देखिए आपका क्या है, द्विघात समीकरण। सबसे पहले देखिए द्वि और घात। द्वि मैंने दो और घात मैंने उसका पावर, यानी जिस समीकरण का आप घात 2 देख लेंगे उसको आप क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। जिसमें पावर 1 आप देखेंगे वह क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2x + 5 = 0, इस पे पावर कितना है, 1 है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। ठीक है। 2x² + 3x + 5 है बराबर 0। इसमें पावर कितना आपका है, 2 है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, द्विघात समीकरण, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, वर्ग समीकरण। समझने की कोशिश कीजिए, जब पावर 1 रहेगा यानी x पर कुछ भी घात नहीं हो तो एक समझ लेना है, 1 है जिसका मतलब क्या है, एक घाती है। या आप क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण है। एक घाती समीकरण है या क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण है। यदि 2 पावर हो जाए इसका मतलब है कि वह द्विघात समीकरण है या वर्ग समीकरण है। मान लिया पावर 3 हो जाए, 3x² क्यूब + 6x² + 7x + 8 = 0। तो यहाँ देखिए आप पावर x के अधिकतम कितना देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं। इसका मतलब है यह क्या हो गया, त्रिघाती समीकरण हो गया, यानी यह 3 घात वाले समीकरण हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में विभिन्न प्रकार के समीकरणों का हल करना सीखेंगे, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है सिलेबस के अनुसार से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए x इस्तेमाल हो रहा है, 2 इस्तेमाल हो रहा है, यानी x इसमें क्या है, चर संख्या है। 2 यहाँ क्या है, अचर संख्या है। सबसे पहले हम लोग इसको परिभाषित करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे चर राशि को। वैसी राशि जिसका मान सदैव स्थिर नहीं रहता है, उसे चर राशि कहते हैं। देखिए चर राशि का मतलब हुआ वैसी राशि जिसका मान हमेशा क्या है, बदलता है, मतलब स्थिर नहीं रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। वैसी राशि जिसका मान सदैव स्थिर नहीं रहता है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अर्थात बदलते रहता है, उसे चर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, x, y, z etc का मतलब हुआ जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वह सभी क्या हो गए, चर राशि हो गए। अब देखिए अगला चर राशि, अचर राशि। वैसी राशि जिसका मान सदैव स्थिर रहता है, अर्थात कभी भी नहीं बदलता है, उसे अचर राशि कहते हैं। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि अचर का मतलब कांस्टेंट हो गया, जो आपका अंक है, जितने भी अंक आप देख रहे हैं सभी क्या हो गए, अचर राशि हो गए। एग्जाम्पल आप देखिए, वास्तविक संख्या, देखिए
वास्तविक संख्या के सभी उदाहरण। 3 8 7 1 4 √3 8 -√2 1/2 पाई ये ETC। आप यहाँ देख लीजिए कि अंक भी कुछ मैंने ले लिया है और वास्तविक संख्या के सभी उदाहरण जो हैं वह क्या है, अचर राशि हैं और संख्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ वास्तविक संख्या के जितने भी उदाहरण हैं, जो भी आपको भेट जाए उदाहरण में, वह सभी क्या है, वह सभी के सभी अचर राशि हैं। तो अब देखिए, हम यह जो अभी आपको पहले बताया कि 3x² + 7x, यह एक समीकरण हुआ, लेकिन समीकरण में एक पद है या क्या पद है, 2 पद है। तो पद समझिए पहले कि पद किसको कहते हैं, 7x को पद कहते हैं। 3x² को आप क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। और 3x² + 7x 0 को आप क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे, जिसमें 3 जो है यहाँ पर अचर संख्या है और x² क्या है, चर है। तो सबसे पहले हम लोग पद देखते हैं आगे। पद, देखिए पद का मतलब क्या है, देखिए कि अचर राशि और चर राशि के गुणनफल को पद कहते हैं। अचर राशि और चर राशि के गुणनफल को आप क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। पद का मतलब हुआ अचर गुना चर। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मान लीजिए 3x² आप लेते हैं। 3x² जब आप लेते हैं, 3 आपका क्या हो गया, चर हो गया, और x² आपका क्या हो गया, चर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट और दूसरा देखिए। मान लिया x² है तो -1 ले सकते हैं इसमें ना, -1 x²। -1 का मतलब क्या हुआ आपका, -1 अचर हो गया और x² क्या होगा, चर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, 3x² यहाँ माइनस है, -3 × x², -3 अचर है और x² चर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पद किसको कहते हैं। 3x² पद हुआ और -3 यहाँ क्या हो गया, अचर हो गया, और x² क्या हो गया, चर हो गया। यहाँ 3 क्या हो गया, अचर हो गया, x² क्या हो गया, चर हो गया। 3x² क्या हो गया, पद हो गया। पद को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि चर अचर मिलने के बाद क्या बनता है, पद बनता है। और पदों को जब हम जोड़ के या घटा करके गुना करके जब हम बनाते हैं, विस्तार करते हैं, तब मेरा समीकरण बनता है। तो आगे देखिए, यहाँ पर आगे क्या है, इसके बाद जब हम जान लेते हैं तो हम लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ बार चर अचर की बात है और हम लोग चैप्टर्स क्या देख रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, समीकरण में द्विघात समीकरण को देखते हैं। द्विघात समीकरण जो अंग्रेजी में आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको देखिए अच्छे से कि वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो। देखिए वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। या द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहा जाता है। ध्यान देने की बात यहाँ आप समझिए कि द्विघात समीकरण को आप वर्ग समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि पावर 2 रहता है। द्विघात में क्या रहता है, x पे, y पे, z पे, जिसमें भी पावर आपको 2 दिख जाए, समझिए वह द्विघात है। इसको द्विघात को आप वर्ग भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर
3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। दूसरा देखिए x का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। देखिए यहाँ 2 पावर है ना, यहाँ भी 2 पावर है। आगे देखिए 4x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0। अगला देखिए 3x का स्क्वायर प्लस 6x बराबर 0। अब जहाँ भी x का स्क्वायर देख रहे हैं क्या हो रहा है, द्विघात समीकरण हो रहा है। x का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यह सारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो यहाँ पर लोग क्या देख रहे हैं, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। स्टार देखिए द्विघात समीकरण को आप अलग ढंग से भी परिभाषित कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि a, b, c और a बराबर 0 नहीं हो तो x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। देखिए यदि a, b, c और a बराबर 0 नहीं हो तो ax का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण नहीं कहलाता। देखिए समीकरण आप ध्यान रखिएगा, यदि बराबर नहीं रहेगा तो समझिए वह बहुपद है, बराबर है तो इसका मतलब क्या है, समीकरण है। चाहे वह कोई भी समीकरण हो, चाहे रैखिक समीकरण हो, द्विघाती समीकरण हो, त्रिघाती हो, चतुर्थघाती हो, लेकिन वह समीकरण ही होता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, या जो समीकरण ax का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो उसको आप क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से आप लोग। अब देखिए यहाँ पर बार बार हम समीकरण का जिक्र करते हैं तो समीकरण को परिभाषित भी आप कीजिए कि आप समीकरण बोल रहे हैं तो समीकरण किसको कहिएगा, समीकरण किसे कहते हैं समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, देखिए समीकरण का क्या महत्व है समझिएगा। अगला टॉपिक है समीकरण, इसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या, देखिए यदि दो बीजीय व्यंजक चर के किसी विशेष मान के लिए बराबर, देखिए इक्वल हो तो इस कथन को समीकरण कहते हैं। देखिए यदि दो विजेय व्यंजक चर के किसी विशेष मान के लिए बराबर यानी इक्वल हो तो इस कथन को हम समीकरण कहते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो समीकरण हम नहीं कहेंगे, इक्वल रहेगा तभी हम समीकरण कहेंगे। आप ध्यान इस बात को रखिएगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 8, यह भी एक समीकरण है। x प्लस 3/6 प्लस x बराबर 1/2, यह भी एक समीकरण है। 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, यह भी एक समीकरण है। 3x प्लस 2, 3x का स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0, यह भी समीकरण। x का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, यह भी क्या है, आपका समीकरण है। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। अगला शब्द देखिए, द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2। द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है, 2। द्विघात समीकरण के मूलों या हलों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। एक मान को अल्फा मान लेंगे, दूसरे क्या बीटा मान लेंगे। एक बात यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जिस समीकरण का जितना घात रहता है,
जिस समीकरण का जितना घात है उसका उतना भी मूल होता है। ठीक है, जैसे 2 घात रहेगा तो 2 उसका मूल, 3 घात रहा तो उसका 3 मूल, रैखिक रहा तो उसका केवल 1 मूल होता है। ठीक है, आगे देखिए। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जिसको आप समान रूप बोलते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहां आप क्या बोलेंगे, देखिए ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, आर। आर माने रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, यानी ए बी सी क्या होगा, आपका वास्तविक संख्या होगा। और एक और कंडीशन क्या होगा, तथा ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान शून्य हो जाएगा तो इसका मतलब है वह द्विघात समीकरण नहीं है। बी एक्स प्लस सी कैसा है, रैखिक है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है इसका मतलब है, रैखिक है। तो यह हो गया आपका द्विघात समीकरण का क्या हुआ, व्यापक रूप हो गया। आगे देखिए, एक बात यहाँ और देखिए, पूर्ण संख्या। इसको मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि द्विघात समीकरण में अगर पावर पूर्ण संख्या के रूप में हो तभी वह द्विघात समीकरण होता है। पूर्ण संख्या के एग्जांपल में देखिए 0 हुआ, इसके बाद क्या हो गया, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और डॉट डॉट हो गया। जैसे एग्जांपल आप लेते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि 3x का स्क्वायर पावर का था 2, 7x है इस पे पावर का था 1 और 8x है एक्स पे पावर यहाँ क्या दीजिएगा 0 बराबर 0। यानी यहाँ देखिए 0 1 2 है ना पूर्ण संख्या, यानी इस पे माइनस पावर नहीं होना चाहिए। यदि माइनस पावर अगर आपका है तो वह द्विघात समीकरण नहीं है, वह अदर समीकरण है, उसका कोई यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को कि माइनस नहीं होना चाहिए। और एक बात और देखिए, ये 0 कैसे ले लिया, आपको घबराहट होती होगी तो यहाँ घबराहट दूर कीजिए। कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या में पावर 0 है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ध्यान से एक बार इसको देख लीजिए। एक और बात देख लीजिए यहाँ पर, देखिए आप इक्वल देख रहे हैं ना, यह इक्वल, इसको क्या आप बोलते हैं आप, इक्वल अंग्रेजी में, इक्वल हिंदी में इसको क्या बोलते हैं आप लोग, बराबर बोलते हैं। हिंदी में आप क्या बोलते हैं इसको, बराबर। इक्वल को हिंदी में बराबर बोलते हैं। यह संकेत जो बराबर आप देख रहे हैं, यह संकेत सबसे पहले राबर्ट रिकार्ड ने दिया था 1557 ईस्वी में। ये बराबर जो संकेत है जो हम लोग समीकरण में इस्तेमाल करते हैं, पहले और कोई संकेत इस्तेमाल में किया जाता होगा, लेकिन 1557 ईस्वी में इक्वलिटी यानी समीकरण के बाईं और दाईं और जो हम लिखते हैं उसके बीच में जो संकेत देने जाने लगा, वह संकेत क्या है, बराबर का। और बराबर का जो श्रेय जाता है खोजने का, यह संकेत मतलब गणित में लाने का, वह किसका है, रॉबर्ट रिकार्ड का है। रॉबर्ट रिकार्ड 1557 ईस्वी में इन्होंने बराबर दिया और तब से बराबर का इस्तेमाल होने लगा। ध्यान दीजिएगा। और बात अब देखिए, द्विघात समीकरण में और कुछ बात है, समझिएगा। अगला बात है समीकरण का हल। देखिए समीकरण का हल, इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है। समीकरण का हल क्या होता है, देखिए चर का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, उस समीकरण का
हल या मूल, जिसको अंग्रेजी में आप रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मूल, जिसको अंग्रेजी में आप रूट कहलाता है। हम लोग एग्जाम्पल एक दो को देख लेते हैं। जैसे मान लिया 2x + 7 = 0 है ना, तो यहाँ हल इसको करते हैं 2x + 7 = 0 है, इम्प्लाइज है 2x = -7 हो गया, x = -7/2 हो गया, नहीं हो गया? तो x का मान 7/2 है और समीकरण में इसको अगर 7/2 रख देंगे, इसको क्या कर देगा? शून्य कर देगा। इसलिए लिखेंगे 2x + 7 = 0 का एक मूल x = -7/2 है, यानी 2x + 7 = 0 का एक मूल x = -7/2 है। ठीक है, एक और बात समझिए, गुणांक क्या होता है। देखिए गुणांक चर राशि के साथ जो अंक गुणा के रूप में रहता है उसे गुणांक कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जैसे मान लिया 3x का स्क्वायर है, तो x² का गुणांक बराबर क्या हो गया? इसका गुणांक 3 हो गया। x का स्क्वायर में x² का गुणांक क्या हो गया? 1 हो गया। -x का स्क्वायर बराबर इसमें x का गुणांक क्या हो गया? -1 हो गया। मान लें x का स्क्वायर + bx + c = 0 है, तो इसमें बोलेगा कि देखिए x का स्क्वायर का गुणांक, तो इसका गुणांक हो गया a, x का गुणांक हो गया b और x पर 0 का गुणांक कितना हो गया? ये हो गया c। तो इस ढंग से देखते हैं हम लोग गुणांक आ जाता है। एग्जांपल और एक दो ले लेते हैं। 3x का स्क्वायर + 6x - 3 = 0 है, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी को कंपेयर करेंगे तो x का गुणांक कितना हो गया? x² गुना हो गया 3 और x का कितना हो गया? 6 और x पर 0 का गुणांक कितना हो गया? -3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो चर राशि के साथ अंक गुना में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। तो अगला भाग मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।